स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम जानेंगे दीर्घ संधि के बारे में। दीर्घ संधि स्वर संधि का एक भेद है। दो स्वरों के आपस में मिलने पर स्वर संधि होती है। और दीर्घ संधि क्या होती है? जब हम पूर्व पद या उत्तर पद में कोई भी ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ को ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ से मिलाते हैं तो जो समस्त पद हमें प्राप्त होता है वो हमेशा दीर्घ रूप प्राप्त होता है। इसको उदाहरण से मैं आपको समझाती हूँ। आपको पहले पूर्व पद और उत्तर पद का समझा देती हूँ। पूर्व पद होता है जो पहला पद हम लिखते हैं और जमा के बाद जो दूसरा पद लिखा जाता है उसे उत्तर पद कहते हैं। और जो हमें इन दोनों के जोड़ के बाद जो रूप प्राप्त होता है शब्द का उसे कहा जाता है समस्त पद। तो अब आपको बता देते हैं दीर्घ और ह्रस्व के बारे में। हम दीर्घ संधि में अ ई उ सिर्फ इन तीन स्वरों के बारे में ही पढ़ते हैं या हमेशा दीर्घ संधि अ ई उ इन तीनों स्वरों के इर्द गिर्द घूमती है। और किस तरह से? हमेशा इसमें समान स्वरों का आना जरूरी होता है। जैसे यहाँ पर मैं आपको उदाहरण लेकर बता रही हूँ। ये दिया हुआ है उदाहरण, अ में अ मिले, अ में आ मिले, या आ में अ मिले और आ में आ मिले। मतलब कि कुछ भी हो, ह्रस्व में दीर्घ मिले, दीर्घ में ह्रस्व मिले, या दीर्घ में दीर्घ मिले या ह्रस्व में ह्रस्व मिले, कुछ भी हो, हमेशा आपको समस्त पद दीर्घ प्राप्त होता है। अब ह्रस्व और दीर्घ इनमें कौन से हैं? अ ई उ, बड़े उ तक। अ ह्रस्व है, आ दीर्घ है, छोटी ई ह्रस्व, बड़ी ई दीर्घ, छोटा उ ह्रस्व, बड़ा उ दीर्घ। तो जब इनमें कोई भी दो समान स्वर जैसे अ और आ, जब दो समान स्वर इस तरह से दो समान स्वर चाहे अ हो या आ हो, चाहे आ हो, ये इस पंक्ति को देखिए तो हमें क्या रूप प्राप्त होता है? हमेशा दीर्घ रूप, उसी समान स्वर का दीर्घ रूप प्राप्त होता है। ई में ई मिले, चाहे दीर्घ हो चाहे ह्रस्व हो, कोई भी स्थिति हो, आपको हमेशा उसका दीर्घ रूप ही प्राप्त होता है। अर्थात चाहे छोटी ई में बड़ी ई मिले, बड़ी ई में छोटी ई मिले, छोटी बड़ी, बड़ी छोटी, कुछ भी हो, दो समान स्वर जब एक साथ आकर मिलेंगे तो हमेशा आपको दीर्घ रूप प्राप्त होता है। तो ई में ई, यहाँ पर मैंने उदाहरण दिया है। आपको क्या प्राप्त होगा? हमेशा बड़ी ई जो कि इसका दीर्घ रूप है, उसके बाद उ में उ, यानी कि वही ह्रस्व में दीर्घ मिले, दीर्घ में ह्रस्व मिले, कुछ भी हो, इस तरह से चार तरह से इसको इस्तेमाल करके जब हम संधि करते हैं तो हमेशा हमें दीर्घ रूप प्राप्त होता है। ई में दीर्घ कौन सा है? बड़ी ई। उ में दीर्घ कौन सा है? बड़ा उ। तो जब भी आप दीर्घ संधि कर रहे हो तो दीर्घ संधि में हमेशा आपको समस्त पद दीर्घ प्राप्त होता है। दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा, ह्रस्व का अर्थ होता है छोटा। तो हमेशा आपको जब आप संधि कर रहे हो दो समान स्वरों की तो आपको क्या प्राप्त होगा? दीर्घ रूप प्राप्त होगा। उसके उदाहरण देकर मैं आपको समझा रही हूँ। जैसे भाव में अर्थ मिला। अब भाव में अर्थ मिलने पर क्या होता है? व में अ है और उस तरफ अर्थ का अ। अब मैंने यहाँ पर बताया, यहाँ पर ये वाला उदाहरण लग रहा है हमारे पास, अ में अ मिल रहा है। तो अ में अ मिलने पर भी कुछ भी हो, जब दो समान स्वर मिल रहे हैं तो समान ही प्राप्त होगा, लेकिन उसका ह्रस्व और दीर्घ में से कौन सा रूप प्राप्त होगा? हमेशा दीर्घ रूप प्राप्त होगा। तो हमें आ प्राप्त होगा। इसलिए हमारे लिए संधि करना आसान हो गया कि भाव में अर्थ जोड़ा तो हमारे पास शब्द क्या आकर बनेगा? भावार्थ, भावार्थ। उसी तरह से योग के ग में अ है और आसन में आ है, तो ये अ और आ मिलाकर के आ बनाएंगे तो हमारा शब्द क्या हो जाएगा? योगासन, योगासन। उसके बाद रवि जमा इंद्र।
अब रवि में क्या है, रवि, छोटी ई है, उसमें दूसरी तरफ भी हमारे पास छोटी ई है, तो कोई सी भी ई हो, जब दो समान स्वर हो, कोई सा भी हो, हमें प्राप्त होता है दीर्घ रूप। तो यहां पर ये क्या बन जाएगा, रवि जमा इंद्र, रवींद्र। तत्पश्चात रजनी में बड़ा ई है और ईश में भी बड़ा ई है, वो मिलकर बनाएंगे बड़ा ई, और हमारे पास जो शब्द प्राप्त होगा वो होगा रजनीश। न में बड़ी ई की मात्रा लग जाएगी। उसके बाद सु जमा उक्ति, यहाँ पर छोटा ऊ है, आगे भी छोटा ऊ है, तो जब दो समान स्वर मिल रहे हैं तो हमें दीर्घ रूप प्राप्त हो रहा है, इसलिए ऊ और ऊ का क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ, और जो शब्द हम मिलकर बनाएंगे वो हो जाएगा सूक्ति। यहाँ पर बड़े ऊ की मात्रा लग गई है। उसके बाद वधू जमा उत्सव, अब ध के पैरों में बड़े ऊ की मात्रा है, तो ये बड़ा ऊ ऐसे लिख दिया मैंने। उसके बाद आगे यहाँ पर छोटा ऊ है, तो फिर से वही नियम यहाँ पर लागू हो रहा है। दीर्घ में ह्रस्व मिल रहा है, तो हमें प्राप्त क्या होगा, प्राप्त तो वही होना है, दीर्घ रूप। इसलिए यहाँ पर जब हमारे पास वधु में हमने उत्सव जोड़ा, तो हमारा शब्द बन जाएगा वधूत्सव। और दीर्घ संधि की पहचान हमेशा यही है कि इसमें अ, ई, उ, बस ये तीन स्वर, तीन कह लीजिए या 6 कह लीजिए, क्योंकि अ के बाद आ भी है, ई के बाद बड़ी ई है, छोटा ऊ है, बड़ा ऊ है, ये 6, इन 6 स्वरों के इर्द गिर्द घूमती है हमारी दीर्घ संधि। ऊ के बाद कुछ भी आपने स्वर संधि बेशक है, लेकिन ऊ के बाद आपने कोई भी स्वर दीर्घ संधि में नहीं लेना है। दीर्घ संधि अ से लेकर बड़े ऊ तक इन 6 स्वरों के इर्द गिर्द घूमती है। इसके अलावा और कोई स्वर दीर्घ संधि में नहीं आता है। ये तो मैंने बताया आपको कि जब आपको संधि करनी है, लेकिन जब आपको शब्द दिया है, मान लीजिए आपको भावार्थ शब्द दिया है और तब आपको कहा जाए कि इसका संधि विच्छेद कीजिए, तो आप कैसे करोगे? अगर आपको इसका विपरीत करने के लिए दिया जाए, या प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है कि इस शब्द में संधि चुनकर लिखिए, तो आप संधि कैसे पहचानोगे? उसके लिए आपको दीर्घ को पहचानना है। जहां कहीं भी आपको यदि शब्द के बीचों बीच आ की मात्रा लगी हुई मिलती है, तो वो होगी दीर्घ संधि। दीर्घ संधि की पहचान ही ये है कि या तो आ की मात्रा मिलेगी, या बड़ी ई की मात्रा मिलेगी, या बड़े ऊ की मात्रा मिलेगी। जैसे मैंने यही जो उदाहरण दिए थे, इनमें ये स्पष्ट हो रहा है। जैसे योग जमा आसन से योगासन बना था, तो ग में आ है जो कि दीर्घ है, उससे पता चल रहा है यहाँ पर दीर्घ संधि है। उसके बाद रवि जमा इंद्र, रवींद्र, व में बड़ी ई की मात्रा आ गई, दीर्घ संधि पता चल गई। उसके बाद सु जमा उक्ति, सु में बड़े ऊ की मात्रा आ रही है, उक्ति, सूक्ति। वधु जमा उत्सव, वधूत्सव, बड़े ऊ की मात्रा आ रही है। यानी कि आ, बड़ी ई और बड़े ऊ की मात्रा अगर किसी शब्द में आ रही है, बीच में या पहले, जैसे यहाँ सूक्ति में सबसे पहले आ रही है या बीच में आएगी, तो उस स्थिति में वो होगी दीर्घ संधि। और आपको दिया गया, मान लो भावार्थ शब्द दिया गया, तो भाव जमा अर्थ, यहाँ पर अ में अ मिलकर के ये शब्द बन रहा है, तो ये हो जाएगा भावार्थ। तो इस तरह से दीर्घ संधि, इस तरह से दीर्घ संधि को समझा जा सकता है बहुत ही सरलता से। इसके साथ ही मेरी आज की वीडियो समाप्त होती है। धन्यवाद।